Good morning everyone, my name is Mohsin Sayyed and welcome to our Udan Academy. So today what we are going to study? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Today we are going to study class 9th NCERT History chapter number 2nd, the French Revolution. हमने पिछले वीडियोस में कुछ पार्ट्स देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 यानी पार्ट 3 या पार्ट 4 तक हमने देखा था। तो हम आज का एक नया पार्ट शुरू करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड 9th का हिस्ट्री का रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज एंड एंड ऑफ प्रिविलेज। मीन्स उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के एंड की बात की या कल्पना की कि विशेष अधिकारों के अंत की। एक मध्य वर्ग आया, इस मध्य वर्ग ने कल्पना की कि जो विशेष अधिकार थे, जो प्रिविलेज बाय बर्थ जिसे हम कहेंगे, इसके अंत की बात की। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैरसिटी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले विद्रोह नहीं हो चुके थे, एक विद्रोह भी इससे पहले हो चुका था जिसमें वर्कर्स और किसानों ने भाग लिया था। और ये किस लिए था? जो वहाँ के इंक्रीज हो रहे थे, जो टैक्स बढ़ रहे थे, इस टैक्स के अगेंस्ट में, और जो वहाँ पर एक दुष्काल पड़ा था या कह सकते हैं अकाल पड़ा था, इसके अगेंस्ट में भी वहाँ पर किसानों ने और वर्करों ने, वहाँ के कामगारों ने पहले भी आंदोलन या विद्रोह किया था। लेकिन उनका ये जो विद्रोह था, ये जो एजिटेशंस था, एंगर था सरकार के प्रति, ये कुछ ज़्यादा दिनों तक चला नहीं। वाई? दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट a full scale about the changes would bring about the changes in a social and economic order। यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव ये क्यों नहीं ला सके? क्योंकि उनकी जो सोर्सेस नहीं थे, साधन और उनके पास कार्यक्रम नहीं थे, प्लान नहीं थी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कि किस तरह से इनको ले चले। होता क्या है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाय द थर्ड ईस्ट स्टेट हु बिकेम अ प्रॉस्परस एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। अब ये जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को लेते हैं कौन? लेते हैं एक मध्य वर्ग आता है यहाँ पे। ये मध्य वर्ग होता क्या है? ये मध्य वर्ग में आने वाले जो लोग होते हैं, ये पढ़े लिखे होते हैं एंड दे हैव एग्जीक्यूट द न्यू आइडियाज। और इनके पास होते हैं नए नए तरीके के आइडियाज, इनके पास होते हैं जो ये मध्य वर्ग 18वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस होता है। यानी कि इन 18th सेंचुरी एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप, यानी कि इसी को कहा गया है न्यू मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, मध्य वर्ग। अर्न देयर वेल्थ, ये मध्य वर्ग में आने वाले लोग क्या थे? ये मध्य वर्ग में आने वाले वही समाज थर्ड ई स्टेट से आने वाले लोग थे जिन्होंने अर्न देयर वेल्थ थ्रू मैन्युफैक्चर ऑफ गुड सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। जिन्होंने अपनी वेल्थ यानी कि अपनी संपत्ति जमाई। किससे अपनी संपत्ति बढ़ाई या जमाई? व्यापार करते थे, समुद्र पार व्यापार करते थे, या भारत में ही अपने देश में ही, फ्रांस में ही व्यापार करते थे, या बाहर के देश में व्यापार करते थे। व्यापार वूलन का होता था और सिल्क का होता था। एक्सपोर्ट और बॉट बाय दी रिच पीपल, या तो अपना एक्सपोर्ट करते थे और उन्हीं के शहर में, उन्हीं के राज्य में या उन्हीं के देश में वो जो रिच पीपल हुआ करते थे उन्हें वो अपना सामान बेचते थे। इस तरह से जो मध्य वर्ग के उभरते हुए लोग थे, इन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की थी। कुछ सौदागर थे या निर्माताकार थे, डायरेक्टर्स थे, संपत्ति अर्ज की। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? संपत्ति तो अर्ज की, संपत्ति अर्जित करने के अलावा इन्होंने इनके ग्रुप को एक मध्य वर्ग के विचार दे, एक आइडियोलॉजी दी। कौन सी आइडियोलॉजी थी? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो आइडियोलॉजी क्या थी। व्हाट वाज द आइडिया और आइडियोलॉजी इज दैट प्रिविलेज बाय बर्थ इज रिफ्यूज और बायकॉट। जो जन्म सिद्ध अधिकार है ये किसी को भी नहीं होने चाहिए। हम देखते हैं आगे कि क्यों नहीं होने चाहिए, हमने पहले भी देखा था। क्या इस वर्ग में, ये मध्य वर्ग में सिर्फ और सिर्फ सौदागर ही थे यानी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ही थे? नहीं, इसके अलावा लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल आल्सो इंक्लूड और दे टेक पार्ट। इसमें मैंने कहा शुरुआत में कि काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल थे, जो मध्य वर्ग था। जैसे लॉयर्स थे और उसके साथ साथ में ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे। एंड दे गिव देयर आइडियाज। व्हाट आर द आइडियाज? ऑल आर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन इज शुड बी अ प्रिविलेज बाय बर्थ। कि इनका जो आइडिया था, जो ये लॉयर्स या काफ़ी ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे, वेर एक्टिव
in this middle class, what they say is that they believe that privilege by birth, no, there is no privilege by birth, जन्म पर किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए, यानी पोजीशन डिपेंड ऑन देयर मेरिट, कि पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आपकी पोजीशन, उनकी पोजीशन या किसी भी व्यक्ति का दर्जा या उसकी पोजीशन होनी चाहिए उसके अपने विचारों पर या अपने टैलेंट पर, अपने सक्षमता पर, डिपेंड ऑन हिज और हर मेरिट। यानी कि आपने अगर सुपर 30 पिक्चर देखी होगी, ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। उसमें एक डायलॉग है कि वो कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, अब राजा वही बनेगा जो काबिल होगा, है ना। दैट द सेम द मिडिल क्लास वांट्स टू से, द पर्सन हु कैरिंग एबिलिटी दैट ऑन द मेरिट बेस्ड, वही अब सिलेक्ट होगा, वही अब आगे जाएगा। जो प्रिविलेज बाय बर्थ है उसके अगेंस्ट ये थे कि उन्होंने कहा अब प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। गॉट इट। देन अब जो आगे थे, जो जैसे जॉन लॉक, रूसो, इन्होंने क्या कहा, जॉन लॉक, रूसो, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस उनकी एक कल्पना थी, परिकल्पना कह सकते हैं। किनकी परिकल्पना थी? ये स्वतंत्रता, इक्वालिटी एंड फ्रीडम और सेम अपॉर्चुनिटी गिवन टू एवरीवन। दिस फिलोसोफर सेज दिस ये दो जो दार्शनिक थे, जैसे दार्शनिक जॉन लॉक, रूसो, इन्होंने एक परिकल्पना की थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको सभी को समझ में आया होगा कि हमने बात की उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की एक कल्पना की है। अभी एक कल्पना चल रही है, ठीक है, दिमाग में मान लीजिए हम सोचते हैं ना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए भविष्य में, उसी तरह एक छोटी सी कल्पना है दैट अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज एंड एंड ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि हम आगे देखेंगे कि किस तरह से फिलोसोफर्स ने अलग अलग अपने तर्क वितर्क दिए हैं, किस तरह से अलग अलग सिद्धांतों पर बात की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे होता क्या है कि जैसे मैंने कहा था कि कुछ फिलोसोफर्स, जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे, आप भी याद रखिएगा, जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने अपने विचार बताए। अब कौन कौन से विचार देते हैं? अब जैसे जॉन लॉक सेज दैट इन हिज बुक टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट डिनाई द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की, कि अब जॉन लॉक का ये मानना था, इन्होंने अपनी बुक जो टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें इन्होंने लिखा है कि जो राजा है उसको भगवान का दर्जा क्यों देते हैं और सब कुछ यानी कि सारी की सारी पावर उसी के हाथ में क्यों दी गई है। उनका ये डिनाई था, उनका ये मानना था कि डोंट से एज अ गॉड और डोंट फॉलो एज अ गॉड टू द किंग और मोनार्क, ओके, डोंट गिव ऑल पावर टू देम, दे आर आल्सो कॉमन लाइक अस। उनका ये मानना था कि वो राजा भी क्या है, कोई भगवान नहीं है, वो भी हमारी तरह एक सामान्य नागरिक है और उसके हाथ में सारी पावर यानी सारी शक्ति देना ये गलत है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए रूसो कहते हैं, रूसो पर्पस अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सहज संबंध हो, यानी कि एक संबंध अच्छे से प्रस्तापित हो, इसके विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया। और लास्ट में मॉन्टेस्क्यू कहते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू अपनी बुक लिखते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉ। इस बुक में ही प्रपोज अ डिवीजन पावर विद इन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इनका ये मानना था कि पावर का विभाजन हो, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली, इसके इनमें पावर का विभाजन हो, यह उन्होंने एक कल्पना की थी कि और उसके साथ साथ कई सारे देशों ने इसको आगे चल के इसको फॉलो भी किया, जो उनका आइडिया था द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक में उन्होंने जो लिखा था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट। देन दीज आर द आइडियाज which is proposed by the philosophers. Soon the idea of philosophers and got popularity or gained popularity among the common people. काफ़ी थोड़े समय के बाद जो इनके विचार थे, जो सामान्य पीपल, जो फ्रांस के सामान्य पीपल थे, उन तक पहुंचने लगे। कैसे पहुंचने लगे? जैसे आपने भी देखा होगा कि कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे चाय की किसी दुकान पे या किसी और दुकान के आसपास इकट्ठा होते हैं और कोई एक बंदा पेपर या कुछ हाथ में नोट्स लेके पढ़ रहा है और सारे जो आसपास खड़े उसको सुन रहे होते हैं। उसी तरह फ्रांस में भी होने लगा कि उनके विचारों को किताबों से या न्यूज़पेपर से या आर्टिकल से जोर जोर में पढ़ा जाने लगा इकट्ठा होकर। और इन लोगों के लिए भी पढ़ा जाने लगा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं,
और जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनके लिए भी जोर जोर में पढ़ा जाने लगा, बिकॉज दे गॉट द आइडिया what suggested by these philosophers. They need to understand what the philosopher says, कि उनको भी समझ में आए कि philosophers आखिर बता क्या रहे हैं। इसके चलते धीरे धीरे फ्रांस में जो था इसी तरह से philosophers के आइडियाज पहुंचने लगे। और एक जब पीरियड आया when the Louis XVI imposed further tax, people show their anger and protest against the system of privilege। और इसी के चलते क्या हुआ, जब लोगों में विचार तो फैले फिलोसोफर्स के, और जब आगे लुईस 16 ने टैक्सेस इम्पोज किए अपने जो राज कारोबार को फैलाने के लिए या अपने देश को और कुछ बनाने के लिए या उसके जो भी विचार थे, जब उसने कर फिर से लगाया, टैक्स इम्पोज किए, तो लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया। दे शोड देयर एंगर्स अगेंस्ट द प्रिविलेज बाय बर्थ। जन्म सिद्ध अधिकारों के अलावा या जन्म सिद्ध अधिकारों के खिलाफ लोगों ने असंतोष दिखाया, अपना विद्रोह दिखाया। आई होप सो ये आज का हमारा जो लेसन था, ये कंटेंट या छोटा सा जो पॉइंट था, ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, जस्ट कमेंट मी। आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा जो आपको अगर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, मिलते हैं फिर अगले पार्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।